ओके, पिछले काफ़ी दिनों से मुझे ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बहुत बार आई है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल पूछा है कि सर आपके रिकमेंडेशन पे, आपके कहने पे हमने सिस्टम में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया है, लेकिन फिर भी वीडियो एडिटिंग जब मैं करता हूँ तब उसमें जीपीयू का यूज नहीं होता है। जब वीडियो रेंडर हो रही होती है या वीडियो एडिटिंग करता हूँ तब मैं टास्क मैनेजर में देखता हूँ तो सिर्फ सीपीयू का यूज हो रहा होता है। सीपीयू फुल पे चल रहा होता है या मैक्सिमम 80, 90, 100% पे चल रहा होता है और जीपीयू बिल्कुल फ्री रहता है, आइडल रहता है। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने पिछले एक साल में शायद 4-5 वीडियोस बना दिए हैं, तो आप उन्हें जाके देखिए सबसे पहले। तो उसके बाद की ये बात है, अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सारी कहानी नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको ऐसा ही जीपीयू लेना है जिसमें वीडियो एनकोडिंग का सपोर्ट हो। चाहे आप एनवीडिया का ले रहे हो, एएमडी का ले रहे हो या इंटेल का ले रहे हो, उसमें फिजिकल लेवल पे हार्डवेयर एनकोडर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप उस जीपीयू को लेके प्रॉपर्ली एनकोडिंग, वीडियो एनकोडिंग या वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, अगर उसमें वीडियो एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं है तो उस जीपीयू को लेने के बाद, सिस्टम में लगाने के बाद भी आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो उस जीपीयू का कोई भी यूज कर पाएगा नहीं, यानी कि उस जीपीयू का वीडियो एडिटिंग में कोई भी रोल रहेगा नहीं। सारा का सारा काम है वो सीपीयू के थ्रू ही किया जाएगा। और ये भी एक पॉसिबल रीजन है कि आपका सीपीयू है वो 80%, 90% या 100% पे चल रहा है और आपका जो जीपीयू है वो बिल्कुल फ्री है, आइडियल है। ठीक है, तो आपका जीपीयू का यूज नहीं हो रहा है, उसका एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है। वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। अब आप कहोगे कि भैया वो वीडियोस तो हमने देखे हैं और आपके कहने पे हमने ऐसा ही जीपीयू लिया है जिसमें वीडियो एनकोडिंग का सपोर्ट हो, जैसे कि किसी ने 1650 लिया, किसी ने मेरे रिकमेंडेशन पे इंटेल का A380 लिया है और किसी ने AMD का जो RX 6600 है वो लिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जीपीयूज फिजिकल लेवल पे हार्डवेयर एनकोडिंग सपोर्ट करते हैं, तो इन जीपीयूज को लेकर वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। लेकिन इन जीपीयूज को लगाने के बाद भी अगर आपका सॉफ्टवेयर है वो जीपीयू का यूज नहीं कर रहा है और जीपीयू का यूज नहीं हो रहा है वीडियो एडिटिंग में, तो आगे के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं में से कोई पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो उस जीपीयू का यूज नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मेजर रीजन हो सकता है वो तो ये है कि बहुत सारे लोग जीपीयू तो लगा लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं। क्या होता है ना कि हम कोई भी जीपीयू जब मार्केट से खरीद के लाते हैं और सिस्टम में लगाते हैं और विंडोज को ऑन करते हैं तो विंडोज अपने आप ही उसका जो सर्वर होता है उससे कनेक्ट करता है और उसका एक डिफॉल्ट ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। और मेजॉरिटी कंडीशन में वो ड्राइवर है वो डिस्प्ले अच्छे से दिखा देता है, वीडियोज भी चला लेता है, मूवीज भी चला देता है। लेकिन जब ऐसा कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड टास्क करने की बारी आती है ना, तो वो ड्राइवर उसके लिए एफिशिएंट नहीं होता है या ड्राइवर का कोई पुराना वर्जन होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी जीपीयू लगाया है, चाहे इंटेल का जीपीयू है, AMD का है, एनवीडिया का है, तो उसकी प्रॉपर साइट पे जाके, उसके प्रोडक्ट पेज पे जाके उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ड्राइवर का वो आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आपने उसके प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे तभी आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो उस जीपीयू को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करेगा और उस जीपीयू को जीपीयू की तरह रिकॉग्नाइज करके उस जीपीयू का यूज करेगा वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो भी डिस्प्ले तो मिल जाएगा लेकिन वीडियो एडिटिंग में उस जीपीयू का यूज होगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब आप बोलोगे कि भैया हमने तो वो भी कर रखा है, प्रॉपर उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल कर रखे हैं, जितने भी मॉनिटर हैं वो जीपीयू से कनेक्ट कर रखे हैं, ना कि मदरबोर्ड से कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो उस जीपीयू से कनेक्ट करने हैं, प्रॉपर आपको रिजोल्यूशन भी मिल रहा है। तो फिर फाइनली दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपने उस जीपीयू का एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं किया है। आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसको आपको बताना पड़ता है मैन्युअली कि आपको रेंडरिंग किससे करवानी है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट नहीं है आज के टाइम में कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। हो सकता है फ्यूचर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ जाए, लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है तो वो किसकी मदद से करनी है। बाय डिफॉल्ट वो सीपीयू सिलेक्टेड होता है, सॉफ्टवेयर ओनली होता है या सीपीयू होता है। आपको वहां पे जो भी पर्टिकुलर आपका ग्राफिक्स कार्ड है उसके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूजर हो और मेजॉरिटी लोग इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मैंने भी जब से वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया है अपनी जर्नी तब से मैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ। एडोबी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन है, तो आपको सिंपली जाना है प्रोजेक्ट में, जनरल सेटिंग में। ठीक है, जनरल सेटिंग में सबसे पहली ऑप्शन होगा रेंडरर का। ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा बाय डिफॉल्ट ये मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली सिलेक्टेड होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रेंडरिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके सीपीयू का यूज करेगा, जीपीयू का कोई भी यूज होगा नहीं। ठीक है, अभी जैसे ये ऑप्शन सिलेक्टेड है और मैं वीडियो प्ले करने की कोशिश करूंगा, एडिटिंग करने की कोशिश करूंगा या रेंडर करने की भी कोशिश करूंगा, फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट भी करूंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू का यूज होगा, जीपीयू का कोई भी यूज होगा नहीं, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। आपके केस में हो सकता है कि जैसे मेरे केस में इंटेल का जीपीयू है, दूसरा ऑप्शन मुझे ऊपर ही दिख रहा है कि जीपीयू एक्सेलरेशन ओपन सीएल, ठीक है। अगर एएमडी का कार्ड है तो भी आपको यहाँ पे ओपन सीएल दिखेगा। इंटेल का ऑनबोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी ओपन सीएल दिखेगा। जो एपीयू है उसका ऑनबोर्ड ग्राफिक्स यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको ओपन सीएल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास एनवीडिया का कोई जीपीयू है जो कि वीडियो रेटिंग सपोर्ट करता है और ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल किए हैं तो यहाँ पे आपको ओपन सीएल की जगह एनवीडिया कूडा का भी ऑप्शन दिख सकता है। और इन सम केसेस आपको यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन भी दिखेंगे, सॉफ्टवेयर ओनली का, ओपन सीएल का भी और कूडा का भी। वो तभी होगा जब आपके पास इंटेल का सीपीयू है, उसमें ऑनबोर्ड जीपीयू है तो ओपन सीएल का ऑप्शन दिखेगा, और आपने एक डेडिकेटेड जीपीयू एनवीडिया का भी लगा रखा है तो एनवीडिया कूडा का भी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मेरे केस में ये है कि मेरे पास इंटेल का 10400 सीपीयू है, उसमें ऑनबोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स मिलता है, उसको मैं टेम्पररी बेसिस पे ऑफ करके रखता हूँ, डिसेबल करके रखता हूँ, अभी आगे बताता हूँ क्यों करता हूँ वो भी। और जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो भी इंटेल का है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटेल का ऑप्शन दिख रहा है, ओपन सीएल का। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि अगर ये सिलेक्ट हमने नहीं किया है तो एडिटिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, और जब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जब जीपीयू को एलोकेट कर देता हूँ रेंडरिंग के लिए, तो फिर मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस कितना एनहांस होता है आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ओनली सिलेक्टेड है, उसको ही रहने देते हैं और हम ओके कर देते हैं। अब ये देखिए मैंने एक टेम्पररी प्रोजेक्ट बनाया है, सिंपल टाइमलाइन है, उसमें एक ही सिंगल क्लिप मैंने इंपोर्ट की है, 4K वीडियो है 30 FPS का, और उस पर मैंने एक डिफॉल्ट जो लर्ट आती है प्रीमियर में वो सिलेक्ट की है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई जाइगेंटिक प्रोसेसिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जीपीयू सिलेक्ट नहीं किया है। ये सारा का सारा प्रोसेसिंग अब सीपीयू से होगा, और यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रही है वो उसी का इंडिकेशन है कि जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, आपके पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये प्रोसेसिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे फ्रेम ड्रॉप होंगे, प्रॉपर प्लेबैक नहीं मिलेगा, और इस तरीके से एडिटिंग करने का कोई भी मज़ा आता है नहीं। अब देखिए मैंने इसको प्ले किया है, कितनी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रही है। इसका जो टारगेट FPS है वो 30 है, लेकिन रेंडरिंग FPS है 2 FPS 3 FPS, ठीक है। हार्डली 3 FPS जनरेट कर पा रहा है सीपीयू। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, देख लो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, सीपीयू मैक्स पे चल रहा है, मेमोरी यूज़ हो रही है 9.7 GB, और जो जीपीयू है मेरा GPU 0 यानी कि इंटेल का ऑनबोर्ड यूएचडी वो यूज़ नहीं हो रहा है। जो आर्क GPU है वो भी यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी रेंडरिंग उसकी मदद से नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर ओनली हो रही है। तो CPU मैक्स पे चल रहा है और GPU सिर्फ 40% के आसपास रह रहा है, लेकिन फिर भी प्लेबैक मुझे प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करोगे, जीपीयू का प्रॉपर एलोकेशन नहीं किया है, तो आपको वीडियो एडिटिंग में कोई भी मजा आएगा नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीपीयू का एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो अब हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके, जनरल में जाके जो सॉफ्टवेयर ओनली का ऑप्शन है उसको हटा के कर देते हैं ओपन सीएल। इसका मतलब ये है कि अब ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो आपके जीपीयू का यूज करेगा एज ए रेंडरर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एडिटिंग एक्सपीरियंस हमें कैसा मिलता है। हम इसको ओके करेंगे। अब हम इसे प्ले करते हैं, देख लो कितना स्मूथ प्लेबैक हो रहा है, मतलब एक भी सिंगल फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही है। पहले ड्रॉप फ्रेम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेम थी, हार्डली 2 या 3 फ्रेम जनरेट कर पाता था, लेकिन अभी बिल्कुल 0 फ्रेम ड्रॉप है और आराम से बिल्कुल स्मूथ प्लेबैक हो रहा है विथ लर्ट अप्लाइड, ठीक है। सारा प्रोसेसिंग अब जीपीयू कर रहा है, सीपीयू का लोड इतना ज़्यादा नहीं है। ये देख लो टास्क मैनेजर में भी सीपीयू 70% के आसपास ही मैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जीपीयू यूज़ हो रहा है 20%। देख लो पिछले सिनारियो में हमारा जो डेडिकेटेड जीपीयू है इंटेल का आर्क जीपीयू वो 40% तक भी यूज़ हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉपर प्लेबैक नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को जीपीयू का एलोकेशन नहीं किया था, ठीक है। और सीपीयू तो फुल यूज हो रहा था। अभी सीपीयू देख लो 70% के आसपास ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये 70% पे चल रहा है और ये हार्डली 30% पे चल रहा है, लेकिन फिर भी एकदम स्मूथ प्लेबैक मिल रहा है। अभी तक भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुई है, 0 फ्रेम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर में जीपीयू का एलोकेशन करना कि एज ए रेंडरर आपको किसको यूज करना है, सीपीयू को यूज करना है या जीपीयू को यूज करना है, ठीक है। तो आपको सीपीयू को यूज नहीं करना चाहिए, बाय डिफॉल्ट सीपीयू ही सिलेक्टेड होता है। सीपीयू कभी भी रेंडरिंग नहीं कर पाएगा, वो उस काम के लिए बना ही नहीं है। उसके लिए डेडिकेटेड जीपीयू लगाना सिस्टम में जरूरी है। लगाने के बाद भी अगर आपने उसका एलोकेशन नहीं किया है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीपीयू है वो यूज ही नहीं हो रहा है और आपका सीपीयू मैक्सिमम लोड पे चल रहा होगा, फिर भी आपको जो एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप होंगे बहुत ज़्यादा, आपको एडिटिंग करने में कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है, ये भी आपको चेक करना है। अब आपके पास प्रीमियर के अलावा और कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके भी सेटिंग में जाके या प्रेफरेंसेज में जाके आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे जीपीयू का एलोकेशन आपसे पूछा जाएगा। वो सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ता है कि रेंडरिंग में जीपीयू का यूज आपको करना है, और आपका जीपीयू वहां पे आपको तभी दिखेगा जब आपने उसके प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करना प्लस इसका एलोकेशन करना सॉफ्टवेयर में सेटिंग में जाके, तभी आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब लास्ट एंड फाइनल सिनेरियो ये है, किसी यूजर ने पूछा था कि सर मैंने बिल्कुल डिट्टो आपके जैसा ही सिस्टम बनाया है, यानी कि 10400 है, उसमें ऑनबोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स है और इंटेल का आर्क A380 लिया है, लेकिन फिर भी जब मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूं तब जीपीयू का यूज
नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसका सिंपल रीज़न है वो ये है कि आपका जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है वो भी यूएचडी ग्राफिक्स है, ठीक है, जो कि OpenCL का यूज़ करता है, और आपका जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो भी इंटेल का ही है और वो भी OpenCL का ही यूज़ करता है। तो वहाँ पे क्लैश होने की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से पर्टिकुलर जीपीयू का यूज़ करना है, क्योंकि 2 जीपीयू है, ठीक है, और दोनों ही OpenCL का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपको ये करना है कि आपका जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है, मैंने पिछले वीडियो में भी इजीलिए कहा था क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुका हूँ। अगर आप उसको डिसेबल कर देते हो डिवाइस मैनेजर में जाके आपका जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है उसको, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे जो दोनों जीपीयू है, ऑनबोर्ड जीपीयू, डेडिकेटेड जीपीयू, दोनों ही ऑन है, दोनों ही इनेबल्ड है। अगर मैं H.264 में इस पर्टिकुलर वीडियो को एक्सपोर्ट करने की, रेंडर करने की कोशिश करता हूं तो हो जाता है, दोनों ही जीपीयू इनेबल है तब भी हो जाता है, और यहां पे हार्डवेयर एनकोडिंग भी सपोर्टेड है, ठीक है। और एक्सपोर्ट अगर मैं करूंगा तो एक्सपोर्ट हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 1 मिनट में। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। लेकिन जैसे ही मैं यहां से H.265 सिलेक्ट करता हूं, HEVC, और उसमें कोई भी प्रीसेट आप सिलेक्ट करो, डजंट मैटर, लेकिन यहां पे आपको परफॉर्मेंस में हार्डवेयर एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। H.264 में हार्डवेयर एनकोडिंग का सपोर्ट मिलता था और 265 में हार्डवेयर एनकोडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसका मैंने फाइंड आउट किया और मुझे जो पॉसिबल रीजन लगता है वो यही है कि आपका जो ऑनबोर्ड जीपीयू है, डेडिकेटेड जीपीयू है, दोनों ही OpenCL का यूज करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से डेडिकेटेड जीपीयू का हमें यूज करना है। तो आपको सिंपली यही करना पड़ेगा कि किसी एक पर्टिकुलर जीपीयू को ऑफ करना पड़ेगा। अब ऑफ करने की जहां पे बात है, तो हम बड़े जीपीयू को क्यों ऑफ करेंगे? जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, जिसका काम है परफॉर्मेंस, उसको ही डिसेबल करेंगे ना। तो डिवाइस मैनेजर में जाके मैं उस छोटे जीपीयू को, यानी कि ऑनबोर्ड जीपीयू को डिसेबल कर देता हूं। तो मुझे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एनकोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है, हार्डवेयर एनकोडिंग नॉट अवेलेबल। जब मैं डिसेबल कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे हार्डवेयर एनकोडिंग सपोर्टेड आएगा, और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सीपीयू जीपीयू दोनों मिलकर इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे और उस जीपीयू का एक्सपोर्टिंग में यूज होगा। अगर मैं अभी इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा तो सॉफ्टवेयर ओनली होगा, सीपीयू बेस्ड होगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं करूंगा, और डिवाइस मैनेजर में जाके उसको कैसे डिसेबल करना है ऑनबोर्ड जीपीयू को, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब उसके लिए आपको सिंपली डिवाइस मैनेजर ओपन करना है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले एडेप्टर्स है, सबसे पहला ही ऑप्शन होगा, उसमें आपको 2 अलग अलग डिस्प्ले डिवाइसेस दिखेंगे। एक है आपका डेडिकेटेड जीपीयू और एक है आपका ऑनबोर्ड जीपीयू। तो ऑनबोर्ड जीपीयू को आपको सिंपली यहाँ पे डिसेबल करना है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा यस नो, जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे आपका ऑनबोर्ड जीपीयू डिसेबल हो जाएगा। तो अब हमने सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट कर लिया है और मैं फिर से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। HEVC सिलेक्टेड है, यहाँ पे हम 50 Mbps पहले की तरह सिलेक्ट करेंगे, और अब आपको हार्डवेयर एनकोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, ठीक है। पहले ग्रेड आउट था, सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ओनली, यानी कि सॉफ्टवेयर एनकोडिंग सपोर्टेड था, जो सीपीयू की मदद से होगा, सॉफ्टवेयर ओनली होगा। अब यहाँ पे हार्डवेयर एनकोडिंग का ऑप्शन आया है, क्योंकि मैंने हमारा जो ऑनबोर्ड जीपीयू है उसको डिसेबल कर दिया है। तो आपके केस में भी यही पर्टिकुलर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपके मेरे रिकमेंडेशन पे मेरे जैसा सेम सिस्टम बनाया है, 10400 है और इंटेल का आर्क A380 है, या कोई अदर ग्राफिक्स कार्ड भी है इंटेल का, तो आपको ये करना पड़ेगा। 10th जेन तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10th जेन तक का कोई सीपीयू है, 8, 9, 10 का, तो उसमें आपको ऑनबोर्ड UHD 600 सीरीज का जीपीयू मिलता है, तो उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा, तभी ये जो डेडिकेटेड जीपीयू है उसका यूज कर पाएगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और अगर आपके पास 11, 12 या 13 जेन का कोई सीपीयू है या 14 जेन का भी है, तो उसमें आपको UHD ग्राफिक्स मिलता है, वो 700 सीरीज का मिलता है, तो उसमें ये इश्यू नहीं आता है, ठीक है। वो आप दोनों साथ में यूज कर सकते हो। लेकिन जो 10 जेन या उससे पहले के सीपीयूज है, जिसमें 600 सीरीज का ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है, उसमें ये पर्टिकुलर इश्यू मुझे देखने को मिला है, मेरे केस में था। और इसीलिए मैंने आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले, जब ये जीपीयू बिल्कुल न्यू लिया था, तब मैंने वीडियो बनाया था कि ऑनबोर्ड UHD ग्राफिक्स का वीडियो एडिटिंग में यूज मत कीजिए, ठीक है। उसका भी रीजन था। तो जितने सिनेरियोज मेरे सामने हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये पूरा वीडियो देखने के बाद अब फाइनली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा जो इश्यू है वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो आगे फिर मैं इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इश्यू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।